जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा पापा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। पापा तेरा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। पापा तेरा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भीम जय भीम पापा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज
निलंबित नहीं होती, हेमराज बैरवा के खिलाफ, हेमराज मेघवाल के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, बेईमानी होती है ऐसे परिप्रेक्ष्य में। हम लालची हो गए, हमने बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का हमारे लोभ में, हमारे लालच में, हमारे खुद के बल्ले में काम तो ले लिया, और उसके ऊपर, उनके विचारों के ऊपर हम मनन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि हम सारे वर्ग एक होए, एक दूसरे के समारोह हैं उनमें हम सम्मिलित होए और गांव के लेवल तक बाबा साहब की विचार। जैसा कि यहाँ अपन सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल 1891 को जैसे बाबा साहब जी का जन्म हुआ था, आज उनको श्रद्धांजलि अपन दे रहे हैं। सब जानते हैं बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में जो संघर्ष किया है, अपन को उस पर गौर करने वाली बात है कि उन्होंने जो, मैं मोटी मोटी कुछ बातें बताऊंगा आपको, सारा सब जानते हो। उन्होंने जो संघर्ष किया है वो उनके खुद के लिए नहीं किया, वो ये जो अपने जो समाज है, नीचे तबके के जो समाज है, जिसको दलित समाज कहा जाता है, दलित समाज आज के टाइम पे ऐसा समाज को ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश कर दिया है कि दलित समाज ही एक दलित समाज है, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी। वास्तव में देखा जाए तो दलित समाज उस टाइम का वो समाज था जो एक तरह से अछूत था। और अभी बाबा साहब को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ इसमें राजनीतिक बातें भी आएगी, और बाबा साहब ने सारी पढ़ाई के 3 मंत्र थे कि शिक्षित बनो। हम पढ़े हैं, लेकिन शिक्षित बनने का वास्तविक अर्थ क्या है उस पर हम पहुंचे नहीं हैं। शिक्षित बनो, साक्षर बन गए आपने पढ़ा, सदा सत्य बोलो, पढ़ लिया आपने, उसको पढ़ तो चुके आप, लेकिन क्या आपके जीवन में सदा सत्य बोल रहे हैं? ये शिक्षित बनना। आपने उस चीज को पढ़ लिया, लेकिन आपने मन में नहीं उतारा और दूसरों को उसको करने के लिए प्रेरित नहीं किया। तो मेरा आपसे कहना है कि हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। हमें अपने विचारों को, अरे यहाँ तो खाना ले जाओ, हमारी जो गांव में निवास करने वाली पीढ़ी है उसके पास पहुंचाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से आपका वर्ग एक दिन सत्ता में शामिल हो जाए। अब मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये हमारा जो मिशन था, ये अभी आगे तक क्यों नहीं पहुंचा है? कि नौकरी लगी, मैं शहर में आके शिफ्ट हो गया, गांव में जाना नहीं है। आप हमारे एरिया में जाइए, आपके इलाके में पहुंचिए और उन लोगों को समझाइए, वो शिक्षित बनेंगे। साक्षरता से काम नहीं चलेगा। ये हमारा भ्रम है कि हम शिक्षित हैं। आप लोगों को ये चीज करनी होगी। अभी जयंती मनाई, मैंने कहा 2 मिनट आपके समझ में आ रहा होगा, फिर कर जाने के बाद आप लोग भूल जाएंगे इसको, और जब तक भूलते रहेंगे तो ये मिशन आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने दूसरा मंत्र कहा था, संगठित होना। संगठित होना ही समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हम संगठित हैं? बाबा साहब ने तो कहा कि समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एकत्रित हो जाएं।
एकत्रित हो जाएं और अपने मिशन को एक मुद्दा बना के एक आगे बढ़ाएं। आज आप कहाँ संगठित हैं? अभी यहाँ माल्यार्पण में भी बुलाया गया था कि सभी समाजों के पदाधिकारी संगठित कहाँ है? अरे भाई पूरा एससी समाज है तो एक संगठन होगा ना, फिर उसका अध्यक्ष है वो पावरफुल होगा। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं हमारी जातियों में बटे हुए हैं। ये बेरवा समाज का जिला अध्यक्ष, ये रेगड़ समाज का जिला अध्यक्ष, ये मीणा समाज का जिला अध्यक्ष, ये मेघवाल समाज का जिला अध्यक्ष, अलग अलग जातियों में हमने बांट लिया है। अमर रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान हरिप्रसाद जी कंवरिया साहब से निवेदन करूं कि वो भी अपना उद्बोधन दे। श्रीमान हरिप्रसाद जी कंवरिया साहब। आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हुए बाबा साहब के चरणों में सादर नमन करता हूं। भाइयों, हमारा जो संघर्ष है वो हमारी समानता, स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए है। मैं आपको बतला दूं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि हम संघर्ष जो करते हैं उसके तरीके कई होते हैं। मन झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। भाइयों, वैसे तो आप और सब हम बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी हैं और बाबा साहब का जो एहसान मानते हैं, बाबा साहब की बदौलत मानते हैं कि आज हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बतलाना मैं अपने आप में सक्षम नहीं समझता हूं। चूंकि बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब, अगर आप और हम ये माने कि बाबा साहब हमारे ही थे तो ये हमारी ज्ञानता नहीं अज्ञानता होगी। बाबा साहब संपूर्ण समाज के थे, लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो योग्य लोग हैं उनको कभी इस देश में योग्य माना ही नहीं। बात ये आज हमारे रिजर्वेशन की करते हैं, बात ये कहते हैं कि हमारा देश आज रिजर्वेशन की वजह से पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बतला दूं कि जब देश गुलाम था, देश को आज़ाद हुए तो 70-75 साल हुए हैं, जब हमारा देश गुलाम था तब किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं था। उसके बावजूद भी देश गुलाम रहा। गुलामी के कारण यह नहीं कि रिजर्वेशन था, गुलामी का कारण यह था कि जो लोग योग्य थे उनको उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं दिया गया, उनको महत्व नहीं दिया गया। बात रिजर्वेशन की करें तो आप रामायण काल की करो तो रिजर्वेशन तो उस टाइम भी था जब संवर हो रहा था। उस टाइम का भी आपको ध्यान होगा कि संवर उस टाइम किसको कितना मौका दिया गया और किसको नकारा गया था। बात आती है, अगर मान लो योग्यता की बात होती तो सबसे बड़ा योग्य धनुर्धर एकलव्य होता, अर्जुन कतई नहीं होता। तो यही रिजर्वेशन था। आज की बात करें, 6 गोल्ड मेडल लेने के बाद सीमा दास, उसको पद्म भूषण नहीं दिया गया, लेकिन पीवी सिंह जिसको 1 मिला उसको पद्म भूषण दिया गया। इसको कहते हैं रिजर्वेशन। बाबा साहब ने हमको यह कहा था हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाह रहे थे जल जमीन और जंगल जो हमारे हैं उस पर तो हमको आराम से रहने दो, लेकिन इनको वो भी रास नहीं आया, हमको वहाँ भी रहने दिया। मैं ममता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बूंदी की बहुत प्रबुद्ध नेता भी रही है और वो भी रही है। एट्रोसिटी किसको कहते हैं? एट्रोसिटी इसको कहते हैं
कि जैसे जाति आते की मीणा, ये तो होते ही ऐसे हैं। आज भी आपके और हमारे घरों में गालियां किस नाम से दी जाती है? अगर कोई महिला या आदमी गंदे कपड़े पहन ले तो उसको कोई ये नहीं कहता कि भाई तू ब्राह्मण है, राजपूत है या वैश्य है। उसको हमारी जातियों के नाम पे गाली दी जाती है और गाली का कारण यह है कि हमको उत्पीड़ित रखा जाता है और उस उत्पीड़न को हम सहते हैं। सहने का कारण उसका दोष मैं इन लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था। उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व आज पार्लियामेंट और असेंबली में है, सरपंचों में है, जिला परिषद में है, जिला पंचायतों में है। लेकिन वो लोग वहां जाके मूक बधिर हो जाते हैं, वो बोलते नहीं है। चूंकि बात बाबा साहब के सर्किल की है, मेरे को पूरा भारत में एक जगह बता दो जहां किसी भी देवी देवता महापुरुष की स्टेचू को छोटा किया गया हो। एक उदाहरण इस बूंदी में है, जो टूटा फूटा था उसको भी छोटा कर दिया गया। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि किसी का अवैध अतिक्रमण हो, उसने भले से 10 दिन पहले किया हो, हमारे न्यायालय उसका निकलने का जो रास्ता है वो कतई नहीं रोक सकती। लेकिन विडंबना इस बात की है, हमारा एक सर्किल जिसको पहले तो छोटा कर दिया, आज आप और हम देखेंगे। मैं कह रहा हूं 60 साल के ऊपर वाला तो उस बाबा साहब की प्रतिमा तक चढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि जो द्वार से सीढ़ियां थी वो भी तोड़ दी गई है। और ये है एट्रोसिटी। इसी को हम एट्रोसिटी कहते हैं, इसी को हम वो कहते हैं। आज एक महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और महापुरुषों की जयंती होती, तो यही नगर पालिका जो हमारे पैसे से चलती है वो कहीं ना कहीं एक आध लड़ी लाइट की लगा देती। लेकिन हमारे बाबा साहब के सर्किल पे जो था उसको बैठा दिया गया, वो सीटियां बैठा दी गई थी। इसके पीछे इन लोगों का नहीं, आपका हमारा दोस्त है। हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, हमारे मेंबर्स भी होंगे, हमारे चेयरमैन भी बने होंगे, हमारे एमएलए भी होंगे, हमारे एमपी भी होंगे। लेकिन वो बाहर रहते वक्त जब चुनाव नहीं लड़ते हैं, जब तक असेंबली में नहीं जाते, तब तो जोर से दहाड़ते हैं और वहाँ जाते ऐसे हो जाते हैं भीगी बिल्ली, जैसे कि वो गुलाम पैदा हुए हैं। बाबा साहब ने हमको बहुत कुछ दिया। मेरा तो यही है, एट्रोसिटी का मतलब यही है कि हमारे प्रति जो अत्याचार होते हैं। लोग बात कह रहे थे बहन हेमलता की, आपको पता ही नहीं है कि वो मुलजिम तो गिरफ्तार नहीं हुए, वो जमानत के चक्कर में बचती हुई फिर रही है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। मात्र इतना थोड़ी ने क्या कहा था उन्होंने। आज हम कह रहे हैं, लोग बात कहते थे कि काकर पाचड़ जोड़ के मस्जिद ली जुड़ाई, ताचड़ मुल्ला बांग दे तो के बेरा हुआ खुदाई। क्या कबीरदास जी गलत थे? कबीरदास जी ने यह भी कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। क्या गलत कह रहे हैं हम? अगर गलत कह रहे हैं तो सामने आओ सामने आओ और बताओ। हम तो यह भी कह रहे हैं कि पूरे देवी देवताएं अगर भारत में हुए थे तो पूरे संसार वाले क्यों नहीं मानते? भाई सृष्टि का निर्माण देवी देवताओं से हुआ है, तो पूरा संसार इन देवी देवताओं क्यों नहीं मानता? ये प्रश्न है। और मैं मालतीय के सिद्धांत से हो सकता है मेरे विचारों से सामने वाला सहमत हो गई, पर मेरे विचार जो बाबा साहब के संविधान ने दिए हैं उनको प्रकट करने का मेरा मौलिक अधिकार है और उन्हीं के तहत उन्होंने कहा था। लेकिन लोगों ने कहा कि बीकानेर कर दिया वो भी पता था, या कर दिया वो भी पता है, लेकिन अभी उनके विरुद्ध धार्मिक भावना भड़काने के संबंध में धारा 295 के तहत एफआईआर दर्ज है। जबकि जो लोग जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया वो लोग बाहर हैं। हमने ये नहीं कहा कि बाबा साहब की स्टैचू अलग से लगाओ, पर जो है उसको तो बनाओ। उस डॉक्टर हेमलता ने यह नहीं कहा था कि मैं सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं लगने दूंगी, उन्होंने ये कहा था कि मैं इनको नहीं हटने दूंगी। तो बात तो बराबर है। राजस्थान गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में बाबा साहब और महात्मा गांधी के फोटो होंगे। कितने कार्यालयों में? इस बात के लिए हमारे मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में जानकारी लेवे कि वास्तव में ये बात सही है या गलत है। जब गवर्नमेंट का जो आदेश है वही फॉलो नहीं होता। बात करते हैं एट्रोसिटी एक्ट की, जैसे हमारा मुकदमा दर्ज होता है लोग बात सोचने लग जाती हमारी पुलिस और प्रशासन ये झूठा है। जब नींव ये सोच ली कि झूठा है तो हमको मिलेगा क्या? बात नियत की होती है। जब नियत साफ हो तब किसी का उद्धार होता है। अगर नियत साफ होती तो 70 और 75 साल बाद भी हमारी स्थिति ये होती कि बूंदी जिला, जिसे मैडम जैसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमारे एसटी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो पार्लियामेंट तक गए हैं,
ये नौबत कैसे आती, बूंदी जिला बदनाम कैसे होता कि बूंदी एक ऐसा जिला है जिसके 30 गांवों में आज भी दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। हम ये कह रहे हैं कि अत्याचार ये है कि कोई ये कहे कि हम बारात नहीं निकलने देंगे, अपराध कमिट हो जाता है। लेकिन हम पूछते हैं इस प्रशासन से, आज तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ? ये कहते हैं कि जूते खाओ फिर मुकदमा दर्ज कराओ। अरे एक तो चिट्ठी दिया कि हमको जहाँ जा रहे थे वहाँ रोक दिया तो अपराध बन गया। लेकिन चूंकि बात यह है, प्रशासन को तो पता है कि बाबा साहब की आज जयंती है। आज इनके अलावा किसी दूसरे की होती तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जो भी है, प्रशासन भी यहाँ होता। आचार संहिता चुनाव प्रचार के लिए होती है, बाबा साहब की जयंती के लिए कहीं प्रतिबंध नहीं है और कोई गवर्नमेंट का ऐसा आदेश नहीं है कि वो किसी सभा में अपने उपस्थिति नहीं देंगे। मेरा सभी से आग्रह है, आप लोग सब मेरे अलावा और को फॉलो करवाया जाए। सीधा है, एक सब पढ़ते हैं, संविधान सब पढ़ते हैं, जो हमारे विपरीत बात आती है उसको सब ध्यान रखते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ प्रशासन से कि उन्होंने एट्रोसिटी के जो रूल्स है उसका ABCD भी नहीं पढ़ा होगा, और जब पढ़ाई नहीं है तो हमको न्याय कहाँ मिलेगा? हमारे साथ अत्याचार आज नहीं हो रहे, ये अनादिकाल से होते आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या है, अब लोग थोड़ा विरोध करना सीख गए हैं, विरोध करने लग गए हैं तो पिटने लग गए हैं, और पिटने लग गए हैं। अगर हम कोई बात बीच में लगा लो, बीच में लगा लो, बीच में। स्मृति सिंह बैठ करते हुए जिलाध्यक्ष, जोरदार तालियों से स्वागत। जयंती के महोत्सव में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हमारे बीच में आनंदीलाल जी मीना साहब, प्रधान साहब, कांवरिया जी, मोडूलाल जी, बाबूलाल जी और सभी साहिबान, सभी हजरात जो पधारे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं बूंदी में थी। नहीं होती तो झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा आना नहीं होता, लेकिन आज मैं थी, मुझे बहुत खुशी है। सबको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ इस जयंती की। कांवरिया जी ने बहुत कुछ बातें कही और मैं मानती हूँ कि सत्यता है। ये एट्रॉसिटीज़ जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़े। इससे ये इस तरह से बात करने से या भाषण देने से काम नहीं चलेगा, लामबंद होना पड़ेगा और तभी कुछ होगा। और मैंने जो हालात देखे जब मैं आयोग में थी तब भी, तो सबसे ज़्यादा जो बलात्कार होते थे वो दलित कन्याओं के थे। और हमने इस पे कदम भी बहुत उठाए, सरकार को भी लिख के दिया कि इसमें सज़ा ऐसी दो कि आदमी दोबारा ना कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट भी चाहते हुए नहीं करती। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाई थी, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टाइम बाउंड होनी चाहिए थी कि इतने टाइम में बलात्कारी को सज़ा ज़रूर मिले। या जो आपने घोड़ी की बात कही, मैं हर बात से सहमत। जितना अधिकार किसी ब्राह्मण बनिए और दूसरी जातियों का है, उतना ही अधिकार इस देश में आपका भी। आपने भी उतना ही योगदान आज़ादी के संग्राम में दिया है जितना और जातियों ने दिया है। और एक बात का वादा करके, और आज मैं जाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य बहुत दिनों से ख़राब था लेकिन मैं आई। कांवरिया जी, आपने सही कहा कि एक भी लाइट नहीं लगी। अगली बार से सजावट मेरी जिम्मेदारी। यहाँ सर्किल सजेगा, आप चिंता मत करो, मैं कराऊंगी। और आप सबसे यही निवेदन कर रही हूँ कि आज का दिन हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है। मैं कोटा में एक बीएड कॉलेज की प्रेसिडेंट हूँ। मैंने वहाँ सबके साथ बाबा साहब की भी फ़ोटो लगवाई।
मैंने कहा उनका जितना योगदान है, जितना अपने इनके दूसरों का है, उतना ही हमारे बड़े नेता बाबा साहब का भी है। तो आप लोग को इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई देके और मैं आज्ञा चाहूँगी। जय हिंद। थोड़ी बोला था अंबेडकर जी ने यज्ञ हवन करने के लिए, थोड़ी बोला था। अंबेडकर जी ने बोला था कि तुम्हारे पैसे का सदुपयोग करो, सारे पैसे को इकट्ठा करो और उसको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ज्ञान में, विज्ञान में लगाओ। लेकिन हमारे जितने भी संगठन हैं, विशेष रूप से जातिगत संगठन, हमारे जिन जातियों के संगठन ज़्यादा हैं वो रेगर, बेरवार, मेघवाल हैं। दूसरी जातियों की संख्या कम है। इन्हीं में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के अंदर तिथि बंधन होता है और तिथि बंधन में 1 दिन भोजन कराएंगे, 2 दिन भोजन कराएंगे या 2 टाइम भोजन कराएंगे और 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए का खर्चा कर देंगे। जबकि उसके गांव के अंदर यदि कोई बच्चे को पढ़ने की आवश्यकता है, उस गांव के अंदर किसी को अन्न जल की आवश्यकता है, कपड़े की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्थाएं नहीं करेंगे। लेकिन वो हवन करेंगे, कलश यात्रा निकालेंगे, डीजे बजाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि गांव में जाकर के ये जागरूकता फैलाएं, पंच पटेलों में, माताओं बहनों में ये बात कहें कि कलश यात्रा निकालने से, यज्ञ हवन करने से शिक्षा और संविधान नहीं बचेगा। आज देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में, देश की सरकारें लोकतंत्र को खत्म कर रही हैं, आरक्षण को खत्म कर रही हैं, संविधान को खत्म कर रही हैं। अब की बार 400 पार ऐसी बातें करते हैं। अब 400 पार कर देंगे तो निश्चित रूप से संविधान को खत्म करने का, आरक्षण को खत्म करने का इनका प्लानिंग है। आप सतर्क हो जाएं और जो मान्यता हमारे अंबेडकर साहब ने, बुद्ध ने जो दी है, ज्योतिराम जी फूले ने दी है, सावित्रीबाई फूले ने दी है, उन मान्यताओं को माने। ये कलश यात्रा, मंदिर बनाना, फलाना डिमकड़ा ये करना, इनको बंद करवाएं गाँव में से और उस पैसे को इकट्ठा करके शिक्षा संस्थानों के ऊपर खर्च करें। इतना ही कहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। आज बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर विराजमान समाज के सभी गणमान्य, लंबा चौड़ा मंच है तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उम्र में छोटा हूँ तो मैं ज्ञान देने वाली बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो खुद का अनुभव है वो वाली बात मैं आपके साथ साझा करूँगा। मुझसे पहले के वक्ताओं ने शिक्षा पे जोर दिया, कारोबार पे जोर दिया, लेकिन मेरा एक कहना है कि ST/SC वर्ग से राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे सरपंच हो, MLA हो, सांसद हो, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना चाहिए। और इस देश के अंदर शिक्षा में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर दोनों ही वर्गों में से बड़े स्तर के नेता नहीं निकल पा रहे और ये गंभीर चिंता का विषय है। अभी चुनाव पर चल रहा है, अधिक से अधिक मतदान हो और अधिक से अधिक भूमिका बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि फलानी पार्टी में वोट देना या फलानी उसमें देना। देखिए, शुरुआत अपने से करनी होती है। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। अभी जाति की बात चल रही थी। जातिवाद किसने बनाया? ईश्वर ने तो नहीं बनाया। ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था की, वो भी व्यवस्था के लिए। व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है और कोई भी व्यवस्था जो समाज को नीचे गिराए उसको हटा देना चाहिए। अगर जातीय व्यवस्था से समाज पीछे जा रहा है तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए? क्यों ना संसद में जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ST/SC के सांसद उस बात को क्यों नहीं रखते? तो जहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधि उपलब्ध हो, जिनसे हमारी बात हो सकती हो, वहाँ तक समाज के उत्थान के लिए जो बात हम पहुँचा सकें वो पहुँचाएँ। और कभी कभी हम जब समाज के बीच में बैठते हैं तो हम बनिया ब्राह्मणी वाली बातें करते हैं। देखो, हीन भावना मुझे लगता है किसी इंसान को रखनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के पास में कलम थी जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तब चाहे मजदूर हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने व्यवस्था की। उन्होंने किसी और जाति को नीचे गिराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की कि भाई फलानी जाति को हम कहीं पीछे रख दें। समाज तब बनता है जब आज का दिन सबके लिए समान हो, तब तक वो समाज नहीं होता। तो इसमें SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, हर वर्ग से जहाँ भी जो बुराई हो उसको निकालना है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके हमें आगे बढ़ना है। तभी हम एक राष्ट्र, एक देश बन पाएंगे।
मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मुझसे आगे वक्ता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। एक नवाचार जब मैं प्रधान था तब सरकार ने किया था कि अंबेडकर भवन बनाए थे सब हमारे नगर पालिकाओं में, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक गया। तो यहाँ जो सरपंचगण यहाँ मौजूद हैं, अभी हमने एक डोडी में लाइब्रेरी पास करवाई है, तो अपने स्तर पे पुस्तकालयों का निर्माण जो जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, वो अपने स्तर पे 5 लाख 10 लाख रुपए पास करवा के पुस्तकालयों का निर्माण अवश्य करवाएं। इससे होगा ये कि वो सिर्फ SC ST के लिए तो नहीं खुलती, वो समाज के हर तबके के लिए खुलती है। गरीब हर तबके के अंदर है, शोषित दलित हर तबके के अंदर है। और ये भूल जाइए कि कोई ये कहता हो ना कि दबने वाले सिर्फ इसी कौम के अंदर है। हर कौम में जो ताकतवर होगा, जो मजबूत होगा, वो अपने छोटे व्यक्ति को जरूर दबाएगा, चाहे वो SC का हो चाहे जनरल का हो। तो इसलिए उन भाइयों का सहयोग कीजिए जो शिक्षा में पीछे हैं। अगर आप जॉब लग गए, नौकरी लग गए, तो मैंने कईयों को महसूस किया कि एक बार नौकरी लग गया ना आदमी तो बगल में बैठना पसंद नहीं करता, खुद को पता नहीं वो जनरल से भी ऊपर है, वो स्वर्ण भी नहीं, पता नहीं क्या बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सावधान रखें, उनको भी समझाएं कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि समाज में अगर आप आगे बढ़ गए हो तो जिनको छात्रवृत्ति दिला सके उनको छात्रवृत्ति दिलाएं, जिनको अनाज, जिनको घर, जिनको शिक्षा, जहाँ भी हम सहयोग कर सकें वहाँ पे करें। जय हिंद, जय भारत। सभी भीम सैनिकों का धन्यवाद। इतनी धूप में भी इतनी देर तक आप यहाँ रुके हुए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह बने, पर गुलामों को जो इंसान बना के बादशाह बने वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर साल अपन कार्यक्रम करते ही हैं, रैली भी निकालते हैं और ये समारोह भी आयोजित करते हैं जिसमें सम्मान समारोह भी रहता है। इस सभी से मैंने सूचना दे दी थी, पर किसी कारणवश रैली शुरुआत में तो कम थी और मार्केट में आते आते विस्तृत रूप से होगी रैली। तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने सहयोग करके सबसे फोन कर करके बुलाया तो रैली एक अच्छे रूप में आ गई। तो आज के कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुए उनके लिए धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनकी आज 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी ने नवल सागर पार्क से वाहन रैली का आयोजन किया गया था। वाहन रैली में सैकड़ों की संख्या में वाहन थे और भीम सैनिक उपस्थित थे। शोभा यात्रा के रूप में ये मार्केट से होती हुई लंका गेट पहुंची। लंका गेट में आते ही एक समारोह के रूप में तब्दील होगी। समारोह में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से जो सामाजिक कार्य में अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया गया और कुछ जो वक्ता थे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना? युवा पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा करना अपना मौलिक अधिकार ही मानना चाहिए। आपका नाम होता? मैं हेमंत वर्मा हूँ, पार्षद हूँ और आयोजन समिति का तो सदस्य। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।